मुश्किलात के बावजूद माशी टीम ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखी। मुल्की मईशत को मुश्किल हालात से इस्तेहकाम की तरफ लेकर आए हैं। आइंदा बजट में अवामी रिलीफ के लिए इकदाम यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा से गुफ्तगू। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों और हीरोज की इज्जत और वकार हर चीज पर मुकद्दम रखती हैं। कौम का अपने शहदा और गाजियों के लिए मोहब्बत का इजहार इस बात का सबूत है कि 9 मई को रवा रखा जाने वाला रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। ये रेड लाइन हमने मिलकर तय की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान, तुमने मईशत पर मुज़ाकरात ना किए तो अब क्यों? कश्मीर, मुल्की सिक्योरिटी और फैटफ के मसले पर मुज़ाकरात ना किए तो अब क्यों? इमरान खान साहब, ये मुज़ाकरात की नहीं NRO की अपील है। कौम, वतन और शोहदा के मुजरिमों से मुज़ाकरात नहीं होते, इन्हें सजा दी जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। PDM में शामिल सियासी जमातों ने रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। अगर किसी के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तो इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का CNN को इंटरव्यू। नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को कश्मीर के बदले 200 करोड़ रुपए चंदा दिया। कश्मीर की हिफाजत के लिए 1200 करोड़ सालाना खर्च होते थे, मगर 200 करोड़ रुपए इमरान खान को दिए गए। फायदा यह हुआ कि मोदी ने कश्मीर को भारत में जम कर लिया और इमरान खान चुप रहा। भारतीय तज्जियाकार सुमित जैन का बड़ा इंकिशाफ। अमेरिका में मुकीम माहिर माशियात आतिफ मियां की अपने मजमून में पाकिस्तान की इक्तिसादी पॉलिसियों पर की गई तनकीद बेजा, गैर माकूल और गैर जरूरी है। आतिफ इन इस्लाहात से भी लाइल्म है जो हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता 9 माह में मईशत की तरक्की के लिए किए हैं। मजमून निगार पाकिस्तान को दरपेश सियासी मुश्किलात से भी लाइल्म है। वजारत खजाना का रद्द-ए-अमल। सिंध के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, PTI सिंध के सदर अली जैदी, साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार, साबिक सूबाई वजीर हाशिम डोगर, राय तैमूर भट्टी, राजा खुरम नवाज, साबिक रुकन कौमी असम्बली शौकत अली और राजा खुरम नवाज ने भी इमरान खान के लिए खेलने से इनकार कर दिया। कौमी और रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाने वालों का साथ देकर शोहदा और गाजियों के खून से गद्दारी नहीं कर सकते, मुनहरिफ रहनुमाओं की राय। और गीदड़ की 100 साला जिंदगी पर शेर की एक दिन की जिंदगी को फौकियत देने वाले मैसूर के अजीम हुक्मरान टीपू सुल्तान की तलवार लंदन में 1 करोड़ 40 लाख पाउंड में फरोख्त। स्टील से बनी तलवार पर सोने की कारीगरी है। तलवार पर शमशेर मालिक के अलावा या नासिर, या फतह, या नसीर, या मोइन, या जहीरुल्लाह दर्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में न्यूज़ शो 86 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा बजट में अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। मुल्की मईशत को मुश्किल हालात से इस्तेहकाम की तरफ लेकर आए, तेल की कीमतों में कमी के असरात को आम आदमी तक पहुँचाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद माशी टीम ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखी, जो लायक तहसीन है। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब में मुतासरीन को माली मदद और बहाली की मद में बड़ा रिलीफ पैकेज दिया गया। वज़ीर ममलिकत ने वज़ीर आज़म को आइंदा बजट पर पेशरफ्त, अवामी रिलीफ और मुल्की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुआविन खुसूसी शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों को यकसां तरक्की के मौक़े और बावकार रोज़गार की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तालीम और हुनर की बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात की फराहमी के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद भी किया जा रहा है। हाल ही में कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स के इफ्तिताह पर नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेते देखकर दिली मुसरत हुई।
वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारा मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में अपनी तवानाई के भरपूर इस्तेमाल के मौके फराहम करके उन्हें मनफी प्रोपेगेंडे के असरात से बचाना है। मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा ने वज़ीर आज़म को यूथ प्रोग्राम पर पेशरफ्त से आगाह किया। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता बरस शुरू किए गए यूथ प्रोग्राम के तहत 60,000 नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर की पेशा वाराना तरबियत दी जा चुकी, जबकि 40,000 नौजवानों की मुफ्त तरबियत का प्रोग्राम जल्द शुरू किया जा रहा है। मजीद ये कि मजमूई तौर पर कारोबार और ज़राअत के लिए नौजवानों को आसान शराइत पर 13.5 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जा चुके हैं, जबकि आइंदा चंद माह में 16.5 अरब रुपए के मजीद कर्जे फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने यूथ प्रोग्राम पर पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब में पाकिस्तानी अवाम की भरपूर शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये शिरकत पूरी कौम की जानिब से हमारे शुहदा और गाजियों के लिए इजहार तशक्कुर की अक्कास थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिंदा कौमें अपने मोहसिनों और हीरोज़ की इज्जत और वक़ार को मुक़द्दम रखती हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सूरत में सबसे बड़ी कुर्बानी पेश की ताकि मुल्क के दीगर अवाम अमन से रह सकें। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने मिलकर एक रेड लाइन तय की है कि 9 मई को रवा रखा जाने वाला रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि रियासत पर हमला करने वाले को सजा दी जाती है, मुज़ाकरात नहीं किए जाते। इमरान खान साहब, ये मुज़ाकरात की नहीं NRO की अपील है। अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 60 अरब का डाका डालने वाले फॉरेन एजेंट तोशाखाना चोर से मुज़ाकरात नहीं बल्कि कानून के कटहरे में लाया जाता है। GHQ कौमी अमारात फ़ख्र की अलामात पर हमले करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। उन्होंने कहा कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों से मुज़ाकरात करना शहदा की बेहुरमती है। एम्बुलेंसेस, हस्पताल, स्कूल जलाने, मुल्क में फसाद, तोड़ फोड़ और इंतशार फैलाकर नौजवानों के जहनों में जहर उंडेल कर आप कहते हो कि मुज़ाकरात करने हैं। उन्होंने कहा कि कौम, वतन और शहदा के मुजरिमों, दहशतगर्दों के सरगना से मुज़ाकरात नहीं होते। जहाज़ों में भरकर और लोगों को पट्टे पहना पहना कर PTI बनी थी। रेत की तरह जमात बिखर जाने के बाद मुज़ाकरात याद आ गए हैं। जो जमातें सियासी नहीं होती वो इसी तरह बिखर जाती हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज समेत पूरी क़यादत ने सैकड़ों दिन जेलों और अक़ूबत खानों में गुजारे, झूठे मुकदमात का सामना किया, लेकिन डट कर खड़े हुए और अल्लाह ताला ने सुरखरू फरमाया। उन्होंने कहा कि तुमने मईशत पर मुज़ाकरात न किए, अब क्यों? तुमने कश्मीर सिक्योरिटी जैसे कौमी उमूर पर बातचीत न की, अब क्यों? तुम कोरोना के मसले पर मिलकर ना बैठे, अब क्यों? तुमने फैटिफ के मसले पर मुज़ाकरात न किए, अब क्यों? मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क में आग लगाने, इंतशार फैलाने, जहनों में नफरत की आग भरकर मुसल्लह जत्थे बनाने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। इमरान खान को जब शिकस्त नजर आई तो उन्होंने अपने लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 9 मई को इमरान खान और उनके हामियों ने रेड लाइन क्रॉस की और कौमी इमलाक और अस्करी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। Let me clarify, Mr. Imran Khan was ousted almost 1 year ago. And since he was ousted, he's the first Prime Minister in the history of the country who's democratically ousted through a vote of no confidence. Instead of accepting his defeat, he went on to incite violence amongst his followers, and he has been campaigning for full 1 year, and government has never arrested him or arrested any of his supporters. But on 9th May, Mr. Imran Khan and his supporters crossed the red line that no democratic country would allow. And I would also humbly like to say that would United States pardon all those arsoners who attacked Capitol Hill and carried out hooliganism and kind of terrorist activities on the street of Washington, D.C. Similarly, on May 9th, Mr. Imran Khan's followers, under a very pre-planned strategy, attacked very critical, vital national buildings, military installations, military air bases. They burned schools, they burnt ambulances, they burned public infrastructure. एक सवाल के जवाब पर वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि PDM में शामिल सियासी जमातों ने रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। अगर किसी के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तो उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की इजाज़त है।
Pakistan's constitutional system has laws that when there is an attack within military jurisdiction, it is covered by an army law. And when there is damage or crime against civil institutions or within civil territories, there are anti-terrorist laws in the civil courts. So these laws are not new. They exist from 1952. And mind you, many civilians were tried under Imran Khan's own government under the same military act and through military courts, which now Imran Khan is saying is some kind of a martial law. No, there is no martial law. We believe in rule of law. 9 मई को इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस से बचने के लिए लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। ये वो करप्शन केस है जिसमें इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया से रकम मंगवाई और चैरिटी की रकम सियासत के लिए इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए। हमने तमाम केसेस का अदालतों में सामना किया। केसेस से बचने के लिए कभी सरकारी ब्लॉक को नुकसान नहीं पहुंचाया। नाज़रीन, भारत के तज्जियाकार सुमित जैन का बड़ा इंकिशाफ। नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को कश्मीर के बदले 200 करोड़ रुपए चंदा दिया। तज्जियाकार सुमित जैन ने कहा कि मोदी बड़ा शातिर है। कश्मीर की हिफाजत के लिए 1200 करोड़ सालाना खर्च होते थे, मगर 200 करोड़ रुपए इमरान खान को दिए। फायदा ये हुआ कि मोदी ने कश्मीर को भारत में जम कर लिया और इमरान खान चुप रहा। मोदी बाकी पैसे कश्मीर में खर्च कर रहा है। हम लोग 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपया हर साल कश्मीर के ऊपर लगाते थे, खर्च करते थे। मोदी जी ने क्या किया, इमरान खान की पार्टी को फंड्स दिला दिए 100-200 करोड़ रुपए। वो चुप हो गया, इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। जो हमारा 9,900 करोड़ रुपए बच रहे हैं उसको अपने डेवलपमेंट में लगा दिया। इससे बढ़िया गेम क्या हो सकती है? तो इमरान खान ने जो इंडिया के लिए किया है, एंड माइंड यू, जो इनका जो अकाउंट था जिसके अंदर इनके ऊपर नैब में केसेस भी चल रहे हैं कि ये फंड्स कहां से आए हैं, उसके अंदर इंडियंस की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। एंड दिस दे हैव नेवर डिक्लेयर्ड, जो कि काफिर कंट्री से इनको अलाउड ही नहीं था फॉरेन कंट्री से पैसे लेना फॉर इलेक्शन फंड्स। यानी आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने इमरान खान की पार्टी को फंड किया है और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो ऐसा अदरवाइज इमरान खान ने जो हरकतें करी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के दौर में 2019 में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का जिस तरह से उसको जम किया गया और कश्मीर में काले कवानीन का नफाज किया गया, उसमें रियासती जबर के साथ साथ उनकी मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की मोदी सरकार ने। इस हवाले से सुमित जैन ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं, जो उन्होंने दावा किया है, इंकिशाफ किया है, उसके मुताबिक मोदी हुकूमत की जानिब से 200 करोड़ रुपए इमरान खान को दिए गए हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने भी ये सुना इंकिशाफ और ये एनालिसिस, इससे कबल भी बहुत सारे भारतीय तज्जियाकार इस तरह के एनालिसिस करते रहे हैं और ये दावा करते रहे हैं कि जो पीटीआई चेयरमैन कर रहे हैं उसके बाद भारत को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब किस तरह से देखते हैं आप इस इंकिशाफ को, इस बयान को? देखें, सिर्फ यही नहीं बल्कि फॉरेन फंडिंग का एक बहुत बड़ा केस मौजूद है और फॉरेन फंडिंग का इस केस का अभी तक जो है वो फैसला महफूज है, उसको तश्तबाम होना बड़ा जरूरी है। अब ये सुमित जैन के जो एक इल्जाम है, इसकी तरदीद जो है वो अभी तक पीटीआई की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से नहीं आई, और अगर नहीं आई तो आपको मालूम है ये एक बहुत ही खतरनाक जो है वो एलिगेशन है और एक दुश्मन मुल्क के हवाले से लगाया गया और एक ऐसे बड़े वाक़ये के ऊपर जो कि बड़ा ऐसा है कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की एक कोशिश की गई सानिया सकूत ढाका के बाद, और कश्मीर के ऊपर जो है वो एक नरम जो रवैया, और हमने देखा कि 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। 3 जुम्मे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जबकि 27 सितंबर 2019 की जो यूनाइटेड नेशन की तकरीर थी इमरान खान साहब की, उसके अंदर उन्होंने, इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े ये बताया था कि मैं जाके एक मजबूत पॉलिसी जो है उसका ऐलान करूंगा और कश्मीर के हवाले से एक मजबूत अमल दिखाऊंगा। लेकिन देखने में ऐसा कुछ नहीं आया, सिर्फ लिप सर्विस यानी कि सिर्फ ज़बानी कलामी गुफ्तगू की गई और कश्मीर के बॉर्डर को क्रॉस करने वाले को गद्दार का लक़ब इमरान खान साहब ने दिया, जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म के ऊपर लोग जो थे वो हमारे पश्तून कबाइल और दीगर अवाम जो थे
वो कायदे आजम के हुक्म के ऊपर कश्मीर जो आज आज़ाद कश्मीर है उसको उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में घड़ियां नस्ब करवा दी और सिर्फ एक जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक काम वो किया गया। अब ये जो एक इल्जाम है 200 करोड़ का, यानी कि ये भारतीय 200 करोड़ हैं जिनकी तकरीबन इस टाइम पे पाकिस्तानी मालियत 600 करोड़ के बराबर बन जाती है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। और फिर ये भी फैसला करना है कि जिस तरीके से खर्चा हुआ और पीटीआई आज भी खर्चा कर रही है, तो उसका कोई ना कोई तो उसका मेरे ख्याल में मनी ट्रेल उनको देना चाहिए और उनसे सवाल पूछना चाहिए। ये एक इतना हसास मामला है कि मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाजिम है कि वो इस खतरनाक अमल को जो है वो बेनकाब करे। इस खतरनाक अमल को बेनकाब करे। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो माजी के अंदर भी इमरान खान की जानिब से ये कहा जाता रहा कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी जो पड़ोसी मुल्क है भारत, अमन कायम करने के लिए आलमी सतह पर अगर उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहते हैं तो उसमें कोई जो है वो कबाहत नहीं है। और साथ साथ अब्दुल्ला बिन गुल साहब, ये जो इंकिशाफ हुआ है 200 करोड़ का, अब समझते हैं कि फॉरेन फंडिंग का आपने भी जिक्र किया है, अब भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर लें, खित्ते में अमन हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो साबिक लीडर्स हैं, जितने भी हमारे सरबराह हुकूमत रहे हैं, उनका ये मुतालबा रहा है, उनका ये विजन भी रहा है कि भारत के साथ हमसायगी के तहत अगर अच्छे ताल्लुकात, बराबरी की सतह पर ताल्लुकात हो जाएंगे, अमन कायम हो जाएगा, कश्मीर का तस्वीर हल हो जाएगा, तो खित्ते के लिए बेहतर है। अब कैसे देखते हैं कि जो 200 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, गुफ्तगू की जा रही है, इसकी तहकीकात हमारे कौमी इदारों को भी करनी चाहिए और हक़ाइक़ सामने आने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये मुतालबा करूंगा कि देखें, एक शख्सियत है और जाहिर है पाकिस्तान के वो एक साबिक वजीर आज़म रहे हैं, उनको खुद भी अपनी पोजीशन जो है क्लियर करनी चाहिए और बेहतर ये है कि वो इस सिलसिले में ऐलान करें कि हुकूमत पाकिस्तान एक फेयर एंड फ्री जजेस का कमीशन या इसी तरीके से दीगर अहलकारों का, सिक्योरिटी एजेंसीज का एक कमीशन बनाए और इसके हवाले से एक तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही। हम ये भी देखते हैं कि जब ऑडियो वीडियो लीक्स की बात आती है तो बजाय इसके कि फोरेंसिक के हवाले से उस अदालती कमीशन को सहूलतकारी फराहम की जाए, उनके वकील बाबर अवान जो है उसकी जो है वो मज़ाहमत करते हैं। ये बड़ी हैरान कुन अमल है। और ये 200 करोड़ आप बार बार बोल रहे हैं, खुदा के लिए ये 200 करोड़ भारतीय हैं जो पाकिस्तानी 600 करोड़ रुपए बनते हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है और हमें ये देखना है कि इस टाइम पे जो भारत के हवाले से जो पॉलिसी उन्होंने, आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि ये तो पाकिस्तान के लिए एक गिफ्ट है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत फायदेमंद है। तो नतीजा ये निकला कि उनके साथ तो उनके रवाबित बहुत अच्छे रहे। और हमने ये भी देखा कि जब कश्मीर का इतना बड़ा वाकया हुआ तो कहा यह गया कि हम तो भारत के साथ तमाम तिजारती जो है वो अमल खत्म कर देंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि भारत के साथ तिजारत भी हुई। नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान की फजाओं को भी इस्तेमाल करते हुए G8 की कॉन्फ्रेंस के ऊपर और इसी तरीके से अफगानिस्तान जो है वो गए। और इसी तरीके से हमने देखा कि उन्होंने जो है बाकायदा जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो कि इंडिया के हवाले से था उसके ऊपर भी पाबंदी नहीं लगाई। और साथ ही साथ ये है कि पाकिस्तान के हवाले से भी कोई मजबूत जामे जो हिकमत अमली जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कश्मीर के वाक़े के बाद, वो उन्होंने उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। कश्मीरी क़यादत जो है वो भी इस बात के ऊपर बारहा इजहार कर चुकी है। सैयद अली गिलानी जो अब हमारे दरमियान में नहीं रहे, उन्होंने भी इसका जो है बरमला दो टोक इजहार किया। और कश्मीरी जो हुर्रियत रहनुमा थे उनको भी बहुत तशवीशनाक रही कि पाकिस्तान की ये जो सर्द महरी जो कि पीटीआई हुकूमत की जानिब से बिलखसूस कश्मीर के ऊपर थी, उसके ऊपर कश्मीरी क़यादत बारहा इसका, और अब तो काफी हद तक मुदावा भी किया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वज़ीर ख़ारजा ने विजिट किया भारत को और उसमें जो समिट था उसमें शिरकत की और पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाकिस्तान के मुतालबात हैं कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की सियासी सफारती सतह पर जो पाकिस्तान का ओपिनियन है, पाकिस्तान की राय है और पूरी तरह से पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है, अक़वाम मुत्तहिदा में ये तस्लीम शुदा है, उसका जिक्र किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और एक दफ़ा फिर उस पर हुर्रियत क़यादत की जानिब से भी इज़हार तशक्कुर आया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ وزارت خزانہ کے ترجمان نے امریکہ میں مقیم ماہر معاشیات عاطف میاں کے مضمون میں اٹھائے گئے نکات کی تردید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عاطف میاں کی جانب سے پاکستان کی معیشت کا گھانا اور سری لنکا کی معیشتوں سے موازنہ کرتے ہوئے پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں پر کی گئی تنقید بے جا، غیر معقول اور غیر ضروری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ عاطف ان اصلاحات سے بھی لا علم ہیں جو پاکستان نے گزشتہ 9 ماہ میں اپنی معیشت کی ترقی اور بہتری کے لیے کی ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ ہم معیشت کو مستحکم کرنے اور پائیدار نمو کے لیے اصلاحات کے راستے پر گامزن ہیں اور پاکستان کے بنیادی معاشی اشاریے درست سمت میں گامزن ہیں اور ان میں بہتری آ رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مضمون نگار پاکستان کو درپیش بے مثال سیاسی مشکلات سے بھی لا علم ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ جلد ہی ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا جس کے ساتھ ہی پاکستان کی معیشت میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔ جھکے تھے نہ کبھی جھکیں گے، عالم اسلام کی پہلی جوہری طاقت بننے کے 25 برس مکمل ہونے پر ملک بھر میں کل یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ یوم تکبیر ملک کی تاریخ میں ایک ایسے جرأت مندانہ فیصلے کا دن ہے جب پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ایٹمی دھماکے کیے اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک عظیم فتح کا دن ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ ناظرین، 28 مئی یوم تکبیر ملک کی تاریخ کا اہم دن ہے۔ اس دن پاکستان نے تمام تر عالمی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے اپنی قومی حمیت اور عزت کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ یہ فیصلہ اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے لیے آسان نہیں تھا۔ امریکہ سمیت پوری دنیا سے پاکستان کو ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے وقت شاندار مراد کی پیشکش کی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ دھماکے کرنے کی صورت میں پابندیوں کی دھمکیوں کا بھی سامنا تھا، لیکن بھارت نے خطے میں طاقت کا توازن بگاڑنے کی جو کوشش کی تھی اس کا جواب دینا بھی لازم تھا۔ ایسے میں وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا صورتحال تھی اس وقت، کیا جذبات تھے، ان تمام واقعات کے عینی شاہد جناب سعید مہدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ آپ اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ سعید مہدی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر، 1998 بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، اس وقت کے وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ آپ بھی بیرون ملک تھے، کیسے آپ تک اطلاع پہنچی اور کیا رد عمل تھا اس وقت وزیر اعظم محمد نواز شریف کا؟ جی، ہم الماٹی میں تھے، وہاں ایک کانفرنس کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا تو شمشاد احمد صاحب جو فورن سیکریٹری تھے وہ آئے اور انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو اطلاع دی کہ انڈیا نے ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں۔ نیچرلی the Prime Minister was very upset and he said کہ why did they have to do this؟ نیچرلی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو پھر پرائم منسٹر نے مجھ سے کہا کہ فوری طور پہ میں چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے جنرل جہانگیر کرامت کو اور ڈاکٹر اے کیو خان کو میں ان سے بات کروں اور ان سے کہوں کہ تیاری کریں اینڈ وی ہیو ٹو پے بیک انڈیا ان دا سیم کوائن۔ میں نے ان کو دونوں کو اطلاع دے دی، بات کر لی، تو انہوں نے پوچھا کہ کب آ رہے ہیں پرائم منسٹر؟ میں نے بتایا کل وی آر کمنگ بیک۔ جب ہم واپس آئے تو پرائم منسٹر نے فوری طور پہ میٹنگ بلائی، جس میں جنرل جہانگیر کرامت کو اور ڈاکٹر اے کیو خان کو مدعو کیا گیا۔ ڈاکٹر اے کیو خان اس وقت اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، اس لیے ڈاکٹر سمر مبارک من کو ان کی جگہ بلایا گیا اور پرائم منسٹر نے ان کو گو اہیڈ سگنل دیا کہ فوری طور پر تیاری کریں اور ہمیں ہندوستان کو جواب دینا ہے اور ان سے بہتر جواب دینا ہے۔ تو وہ تیاری شروع ہو گئی، ادھر تیاری شروع ہوئی اور اس طرف پریشر بڑھنا شروع ہو گیا پرائم منسٹر کے اوپر کہ وہ یہ نہ کریں۔ پہلے تو تھوڑی بہت دھمکیاں دینے کی کوشش کی، پھر بعد میں بہت بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کئی دفعہ فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اکنامکلی پاکستان کو بہت اوپر لے جائیں گے، بہت مدد کریں گے۔ پریزیڈنٹ کلنٹن کی بار بار کالز آتی تھی، پھر جوائنٹ کالز آنے لگیں پریزیڈنٹ کلنٹن اور پرائم منسٹر برٹن کی اور پریزیڈنٹ کلنٹن اور ایک دو اسلامک کنٹریز کی بھی۔ پرائم منسٹر نے یہ کہا نواز شریف صاحب نے کہ آئی ول ہیو ٹو ڈو واٹ مائی نیشن وانٹس می ٹو ڈو۔ پھر انہوں نے یہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا۔ 1 or 2 ministers may have been of the opinion کہ ہم اکنامک امداد لے لیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں۔ پریزیڈنٹ کلنٹن بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ وی آل نو دیٹ یو ہیو دس نیوکلیئر پاور۔ تو پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا کہ یو آلسو نیو
that India had this power. So why did they have to do this? تو میں نے اپنی قوم کو جواب دینا ہے, مجھے کرنا پڑے گا, میرے پاس کوئی اس کی علاوہ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. پھر انہوں نے کافی زور لگایا لیکن نہیں, اور پھر ہمارے جو لوگ تھے, جنرل جہانگیر احمد بھی, ڈاکٹر سمر مبارک من بھی, ڈاکٹر ایکو خان بھی, انہوں نے فوری طور پہ تیاری شروع کر دی. اور پھر خدا کے فضل و کرم سے ہم نے 28 مئی کو یہ تجربات کرے اور کامیاب, خدا کے فضل و کرم سے کامیاب تجربہ ہوا, اور انڈیا سے بڑھ کر ہوا. اگر انہوں نے 5 کرے تھے, ہمارے 6 ہوئے, اور ان کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا. جی سر, منہ توڑ جواب دیا گیا. آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے دھماکے کرنے کے بعد ملک کے اندر کیا حالات تھے, اور اسلامی دنیا سے کیا کہا جا رہا تھا, اور دوسرے ملکوں کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیے, جو اسلامک ممالک تھے وہ تو سب بہت خوش تھے, اور وہ یہی فیل کر رہے تھے کہ یہ اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ اب اٹامک پاور ہو گئی ہیں. اور بڑے ان کے مبارکباد کے ٹیلی فون آ رہے تھے پرائم منسٹر کو, اور پرائم منسٹر نے کرنے کے بعد فوری طور پہ پریزیڈنٹ کلنٹن کو فون کیا, اور انہوں نے بتایا کہ ان کا پریزیڈنٹ I had no other option but to do it. تو وہ اس کے بعد پھر پرائم منسٹر نے اسلامک کنٹریز کا دورہ بھی کیا, اور وہاں انہوں نے ہمارے جو پاکستانی وہاں مقیم ہیں ان کو ایڈریس بھی کیا, اور ان میں بڑا جوش و خروش تھا. اینڈ پاکستان ایز اے نیشن, آئی تھنک آفٹر 14th of August 1947, the happiest next day was 28th May, جب ہم نے یہ دھماکے کیے تھے. اور الحمدللہ کل 25 برس مکمل ہو جائیں گے. سید مہری صاحب, بطور بیوروکریٹ آپ نے دیکھا, قریب سے دیکھا, اور آپ عینی شاہد ہیں, پوری دنیا سے پریشر آیا, لالچ بھی دیے گئے, دھمکیاں بھی دی گئیں. پاکستان کے لیے ڈیٹرنس حاصل کرنا اس وقت یہ کتنا مشکل فیصلہ تھا, اور کیا سمجھتے ہیں آپ, کیونکہ آپ بحیثیت بیوروکریٹ آپ نے بہت سارے فیصلے ہوتے دیکھے ہیں, آپ نے بہت سارے معاملات کو قریب سے دیکھا ہے, آپ کی کیا ذاتی رائے ہے کہ کتنا مشکل فیصلہ تھا اور یہ کتنا بروقت فیصلہ ثابت ہوا ہے؟ دیکھیے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا پرائم منسٹر کے پاس. ہی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ پرائم منسٹر نے بالکل سول اپنے اوپر رسپانسبلٹی لی ہوئی تھی اس چیز کی, کہ انہوں نے کرنا ہے, جو بھی پریشر ہو, جس طرح کا بھی پریشر ہو, جس طرح کا بھی لالچ دیا جائے, وہ اس نہ دباؤ میں نہ لالچ میں وہ اس سے مروب نہیں ہوں گے. اینڈ ہی پرووڈ اٹ. بہت شکریہ جناب سید مہری صاحب, سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر محمد نواز شریف. آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو, اور آپ عینی شاہد ہیں 28 مئی 1998 کے اس عظیم دن کے جب پاکستان نے ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل کیا, دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی قوت اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز حاصل کیا. یہ پاکستان کے لیے اتنا ہی خوشی کا دن تھا. 1947 کے بعد پاکستانیوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا, اور پوری دنیا میں خاص طور پر عالم اسلام میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا. پاکستان نے نیوکلیر ڈیٹرنس حاصل کی اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا گیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بطور اپوزیشن لیڈر 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں. بطور اپوزیشن لیڈر ایوان بالا میں اپنے سینیٹرز کے ساتھ مل کر کردار ادا کروں گا. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے کہا کہ 9 مئی کا دن پاکستانی تاریخ کا سیاہ دن تھا جس کی ہر کسی نے مذمت کی. 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک تھے. ذاتی طور پر میرے لیے سانحہ مزید افسوسناک اس لیے بھی ہے کہ ہماری 4 نسلوں نے ملک کے لیے قربانی دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے لیے مضبوط فوج ضروری ہے. پاک فوج نے ملک کی سالمیت کے لیے ہر قسم کی قربانی دی. دہشت گردی کے خلاف پاکستانیوں نے جو کامیابی حاصل کی وہ ناقابل فراموش ہے. فوج اور عوام کے درمیان رشتہ اعتماد اور محبت کا رشتہ ہے. 9 مئی کے واقعات انتہائی قابل مذمت ہیں. اپنے گھر کو آگ لگا کر چراغ نہیں جگایا جا سکتا. سابق گورنر سے عمران اسماعیل نے پی ٹی آئی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. کراچی میں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو حساس تنصیبات پر حملے کیے گئے اور شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا. ان واقعات میں ملوث عناصر کو سزا ملنی چاہیے. میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں, چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف, اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں. سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری
आगे जारी रहेगी कि ख़त्म हो जाएगी, कि यही मेरा आखिरी सफ़र था, यहीं तक मेरा सफ़र था सियासत में। खान साहब, आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। मुल्क भर में पीटीआई छोड़ने का सिलसिला जारी है। इमरान खान के इंतहाई काबिल एतमाद साथी और काबिल भरोसा रहनुमा और कारकुन भी पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने न सिर्फ ओहदों से इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी को अलविदा कहा, बल्कि सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जो हुआ बड़ा गलत हुआ और सबको कैफिर किरदार तक लाना ज़रूरी है, चाहे उसमें जो भी मुलव्वस हो। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करूँगा, मेरा पाकिस्तान के लिए काम करूँगा। सियासत को मैं खैराबाद कहता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रहीम यार खान से पीटीआई के अहम रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने भी तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। खुसरो बख्तियार ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के जिम्मेदारों से कोई रियायत न बरतने का मुतालबा किया। 9 मई के इस दिलसोज वाक़यात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे से दूर हो जाऊं और मैं इस सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकता। पीटीआई रहनुमा हाशिम डोगर, तैमूर भट्टी, चौधरी अखलाक ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। साबिक सूबाई वज़ीर हाशिम डोगर ने कहा कि पाक फौज और इदारे हमारी रेड लाइन है, रियासती इदारों पर हमले काबिल मजम्मत हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, वतन पर जान कुर्बान करने वालों से गद्दारी नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर भट्टी ने कहा कि हमें रियासत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना है। चौधरी अखलाक ने कहा कि 9 मई के वाक़यात ने कौम को गमज़दा किया, हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है, हम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। पीटीआई के रहनुमा राजा खुर्रम नवाज का सियासत छोड़ने और पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में राजा खुर्रम नवाज ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं और मेरे साथी पीटीआई के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान और सियासत से भी दस्तबरदारी का ऐलान जारी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार साफ़ी साहब मौजूद हैं। रशीद साफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है और बिलाखिर 9 मई के वाक़यात की मजम्मत आ रही है और इजहार यकजहती किया जा रहा है अफ़वाज पाकिस्तान से, और जो सियासी एक नज़रिया कहा जाए उसे, या फिर सियासी फ़लसफ़ा कहा जाए जिसमें तशद्दुद का एलिमेंट शामिल किया गया, लोगों को उकसाया गया, जहनों को आलूदा किया गया, उसके बाद सियासी रहनुमाओं को इसका इदराक हुआ है और वो अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त टूट फूट का जो सिलसिला जारी है और मुसलसल इसमें इजाफा होता जा रहा है और आला दर्जे की क़यादत भी इमरान खान से दूरी इख्तियार करती जा रही है, तो इससे एक बात वाज़े हो रही है कि ये पार्टी किसी नजरिए के तहत कायम नहीं हुई थी, बल्कि एक फैन क्लब की हैसियत से इस जमात का वजूद आया था और गैर मरी हाथों और नादीदा कुव्वतों के बलबोते पे अब तक की पार्टी और ये जमात काम करती रही है। अभी चूंकि आप जिन रहनुमाओं की बात कर रहे हैं जो अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये कोई नौआज़मूदा सियासतदान नहीं है, बल्कि ये पुराने सियासतदान हैं और इलेक्टेबल्स है। तो इन लोगों ने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में शायद आइंदा भी इन्होंने सियासत करनी होगी और इनको ये बात अब समझ आ रही है कि इमरान खान साहब के साथ एक फैन क्लब के तौर पर, एक कल्ट फॉलोअर की तौर पे मजीद नहीं चला जा सकता। और ये 9-10 मई के वाक़यात जो थे, इब्तिदा में इमरान खान साहब ने और उनके साथियों ने इसको बहुत हल्का लिया था, लेकिन अब जाके एहसास हो रहा है कि ये वाक़या
پاکستان کے 9/11 سے کم نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ جو صاحب شعور لوگ ہیں وہ اپنی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا کرنے پر مجبور ہے اور عمران خان صاحب تنہائی کا شکار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی یہ بھی اب بات ثابت ہو رہی ہے کہ جس طرح ان سے حکومت نہیں چلی تھی، یعنی ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے وہ ناکام رہے تھے، تو اب ہمیں یہ کہنے پہ ہم مجبور ہے کہ عمران خان صاحب بحیثیت سیاستدان اور ایک منتظم کے طور پر بھی ناکام رہے ہیں. تو ایک افسوسناک پہلو ہے، کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کا اس طریقے سے ٹوٹ جانا اور بکھر جانا وہ پاکستانی سیاست کے لیے، پاکستان کی جمہوری نظام کے لیے اچھی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ میں یہی بات دہرائی دیتا ہوں کہ یہ ایک فین کلب کے طور پر پارٹی قائم تھی، اور صرف اس بات پہ یہ تمام جو رہنما تھے یا جو پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر جو سپورٹر تھے کہ خان صاحب ہینڈسم ہے، خان صاحب جو ہے مقبول ہیں، اور ان کی باقی کسی سیاسی نظریے کی جانب انہوں نے توجہ نہیں دی تھی، اور نہ خان نے اپنی سیاسی نظریے کو فروغ دیا تھا. تو اس جماعت کے ساتھ یہی ہونا تھا جو آج ہو رہا ہے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ ماضی میں بھی گرفتاریاں ہم نے ہوتی دیکھی ہیں، تو آپ نے بھی دیکھی ہیں، آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کیا اس طرح کے واقعات آپ نے کبھی ہوتے دیکھے ہیں؟ دیکھیں، آپ دیکھیں 77 کے بعد جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا بے نظیر بھٹو کے اقتدار میں آنے تک 87 اور 88 تک، اس بیچ میں پیپلز پارٹی پہ کیا استاد نہیں پڑے. یعنی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پارٹی کے بانی اور پاکستان کے ایک مقبول سیاستدان اور عالم اسلام کے ایک مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، لیکن اس جماعت کے جو نظریاتی لوگ تھے جماعت سے جڑے رہے، مارشل لاء میں کوڑے کاٹتے رہیں، جیلیں کاٹتے رہیں، اور اپنی پارٹی کی وفاداریاں تبدیل نہیں کی انہوں نے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کو شہید کیا گیا حتیٰ، لیکن ان کے جماعت پہ بہت پریشر ڈالا گیا، ان کے نظریاتی کارکن پارٹی سے جڑے رہے. زیادہ دور نہ جائے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، اور خصوصاً 2018 میں جو ان سے ایک جیتا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ بزور بازو اور ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت ان سے چھینا گیا. اس کے باوجود نواز شریف کا کوئی قریبی ساتھی جو ہے وہ نہ ٹوٹا وہ نہ جھکا. میں کس کا نام لوں؟ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات اگر ہم کریں، ہم اگر جاوید لطیف صاحب کی بات کریں، ہم احسن اقبال کی بات کریں، ہم خواجہ آصف کی بات کریں، سعد رفیق کی بات کریں، یہ تمام سیاسی لیڈروں کو اسی قسم کا دباؤ تھا، اور ان کو اسی طریقے سے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، تشدد کی گئی. لیکن کیونکہ وہ ایک نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کا لیڈر نواز شریف بھی ایک نظریے کا پیروکار تھے، تو اس وجہ سے یہ جماعت جو تھی وہ ٹوٹ کا شکار نہیں ہوئی. اور آج عمران خان صاحب اس بات کو کہنے پہ مجبور ہے کہ لندن میں موجود نواز شریف پاکستانی سیاست کے محور ہیں، اور باقی ایسا ہی ہے کہ اس وقت کی تمام سیاست جو ہے پاکستان کی سیاست وہ نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کی جو ہے جماعت کے ارد گرد وہ اچھا رشید صافی صاحب، ایک چیز ہم دیکھتے رہے ہیں ماضی میں بھی، پاکستان تحریک انصاف میں دوسری پارٹیوں سے لوگ لائے جاتے رہے، جہاز بھر بھر کر اتحاد بنائے گئے، پھر بہت ساری دوسری جماعتوں کو بھی اتحادی کے طور پر ساتھ شامل رکھا حکومت کو چلانے کے لیے. اس کا اعتراف چیئرمین پی ٹی آئی بھی کر چکے ہیں.
एक रवा रखा जाता है जो पार्टी छोड़ के जाता रहा है। माजी में भी हमने देखा, चाहे वो सीनियर सियासतदान हो, वो खवातीन हो, वो बुजुर्ग सियासतदान हो, जब भी वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे, इमरान खान से राहें जुदा करते थे, ट्रॉल्स, सोशल मीडिया और उनके नुमाइंदे तर्जुमान हर जगह पर ऐसे लोगों को टारगेट करते थे और उनके लिए सांस लेना दुश्वार करते थे। इमरान खान खुद कह चुके अपने जलसों में कि ऐसे लोगों को इनका सोशल बाइकआउट किया जाना चाहिए था। ये रवैया अब इसके बाद जब बहुत सारे लोग सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं या पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, क्या ये तैयार है इन सब का सामना करने के लिए, या फिर इस मामले में अब काफी हद तक कमी आएगी? देखिए, मैं फिर दोहराए देता हूं कि पीटीआई में ये तोड़ फोड़ तो अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी बड़ी तादाद में होना गैर मामूली बात है। हमारी नजर में इसकी चंद एक वजूहात है। पहली तो ये कि किसी नजरिए की अदम मौजूदगी और सियासी पार्टी से वाबस्तगी का कोई मकसद ना होना, सिवाय इसका कि इनका लीडर बहुत पॉपुलर है या जो है वो क्रिकेट में उन्होंने कोई एक मुकाम बनाया था या उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया था। ये जो है किसी भी जमात की बका के लिए जरूरी नहीं होती है। जमातों की बका और सियासी लीडरशिप की मकबूलियत के लिए जरूरी है कि लोगों को जेल जाना पड़ता है, वो अपनी लीडरशिप के लिए लड़ना पड़ता है, उनके लिए उनको अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है, और अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम अपने मौक़िफ़ को उसूली तौर पर कबूल करना पड़ता है और अपने किसी नजरिए के पाबंद अपने आप को बनाना पड़ता है उस जमात के वाबस्तगान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी लीडर के पीछे कुछ इदारे पहले खड़े थे, और इस वक्त भी आप देखें कि अदलिया के कुछ हलकों से उन्हें काफी जो है इमरान खान साहब को अब भी रिलीफ का जो है एक तासुर है, लेकिन आम जो कारकुन है वो इस वक्त जो जेलों में है वो बेयारो मददगार हैं, उनकी ये वकला तक मुयस्सर नहीं है। तो ऐसे में जमात का कायम रहना और इनसे लोगों का जुड़े रहना, वो तो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी के सिवा इससे ज्यादा कोई बात हम उसको नहीं कह सकते। रशीद साहब, इसी से कनेक्टेड एक चीज़ है कि हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इससे कबल भी मुज़ाकरात के हामी नहीं रहे, चाहे उसको दावत दी जाती रही अपोजिशन की जानिब से। फैटफ का मामला हो, आज वज़ीर इत्तलात ने भी अपने बयान में ये कहा कि फैटफ का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, कोरोना हो या फिर मिसाक मईशत हो, कभी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम अपने वर्कर्स को, कारकुनों को डिसोन कर दिया है 9 मई के हवाले से जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनको ट्रायल किया जा रहा है। तो इस तरह के रवैये के बाद क्या कोई भी पॉलिटिशियन या सो कॉल्ड पॉलिटिशियन फ्यूचर में अपनी सियासत को आगे बढ़ा सकता है? लोग उस पर एतमाद कर सकते हैं? देखिए, ये तो आदम एतमाद का इजहार तो मैंने कहा कि पीटीआई के में टूट पीटीआई का शिकार होना वो तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी तेजी से होना ये सारा सिलसिला ये अनएक्सपेक्टेड है। अब मरियम औरंगजेब साहिबा ने दुरुस्त कहा है कि इन सियासी जमातों ने कई मरतबा इमरान खान साहब की जानिब मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाया था। आप जानते हैं मीसाकी मईशत पे इस हुकूमत ने कायम होते ही वज़ीर आज़म साहब कई मरतबा ऑफर कर चुके हैं इमरान खान साहब को। मीसाकी मईशत के साथ साथ मीसाकी जमहूरियत की भी इमरान खान साहब से दरख्वास्त की गई थी कि इस पे आकी लीडरशिप से बात करे, लेकिन इमरान खान साहब इन बातों को दरफ़-ए-इत्तना नहीं समझा करते थे। और आज मरियम औरंगजेब साहिबा दुरुस्त कह रही हैं कि जब सारी चीजें गंवा चुका है, यानी अपनी तंजीम उनकी तकरीबन तंजीम के अहम लोग सारे के सारे नहीं तो तकरीबन 70-80% लोग या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में जब रियासती इदारों ने भी इमरान खान साहब के खिलाफ कई जो कवानीन उन्होंने तोड़े हैं, उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमात का जो एक सिलसिला है वो भी वसी से वसी तर होता जा रहा है और कानून का पंदा भी वो सख्त होता जा रहा है। तो ऐसे में अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की शख्सियत का ये खासा रहा है कि वो अपनी बातों से बहुत जल्दी पलट जाते हैं। वो अपनी बातों से जल्दी पलट जाते हैं। तज्जिया का रशीद साफी साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।
साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी और पीटीआई के एमएनए शौकत अली ने पार्टी एडवाइजरी कमेटी, बुनियादी रुकनीत समेत तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। शौकत अली ने कहा कि ज़िम्नी इंतखाबात का टिकट मेरे पास है, इसे वापस कर रहा हूँ। 9 मई के वाक़यात के बाद अपना सफ़र तहरीक इंसाफ के साथ जारी रखना नहीं चाहता। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खुद जमहूरियत पसंद आदमी हूँ। 9 मई को जो हुआ वो जमहूरियत नहीं है। मुस्तकबिल का फैसला मुशावरत के बाद करूँगा। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई है। राजा माजिद हुसैन धनियाल ने GHQ पर हमले से कबल मुजाहिरीन को उकसाया और रियासत मुखालिफ शदीद नारेबाजी और तोड़ फोड़ में मरकजी किरदार अदा किया। फौजी हमला, खुसूसन GHQ हमला करने पर उकसाना और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की सरपरस्ती और फौज मुखालिफ नारेबाजी पर राजा माजिद हुसैन धनियाल की गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं। राजा माजिद हुसैन धनियाल PTI शिमाली पंजाब का सीनियर नायब सदर और मरकजी सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स जैसे अहम ओहदों पर फाइज रहा है। नामवर गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने कहा है कि फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हमें पाक फौज के एहसानात को नहीं भूलना चाहिए। क्या जो कुर्बानियां पाक फौज के जवानों ने दी, क्या हम सिविलियन दे सकते हैं? हमें अपनी फौज का, पाक फौज का कभी जो एहसानात हैं उसको कभी भूलना नहीं चाहिए और हमेशा उनका साथ देना चाहिए। हमें पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम दिलो जान से पाक आर्मी के साथ हैं और हमेशा खड़े हैं और हम सबको पाक आर्मी का जो है वो रिगार्ड करना चाहिए। हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम एक ब्रेव आर्मी रखते हैं। हमारे फ़ौजी जो हैं वो बहादुर हैं, दिलावर हैं, पाकिस्तान के परचम को हमेशा सरबुलंद रखा है और पाक शहदा के जो जवान हैं उनको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। मक्का मुकरमा में कल सूरज बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर से गुजरेगा, जिससे किबले की दुरुस्त रुख का तयन किया जा सकेगा। माहिरीन के मुताबिक 28 मई की दोपहर को सूरज काबा के ऊपर से गुजरेगा, जिससे किबले के रुख का तयन करने में मदद मिलेगी। इस वक्त काबे का साया नहीं होगा और दुनिया भर के सायों का रुख काबतुल्लाह की तरफ हो जाएगा। इस साल सूरज 16 जुलाई को दोबारा बैतुल्लाह के ऊपर से गुजरेगा और इस रोज़ भी किबला रुख का तयन किया जा सकता है। अस्तौर में शॉन्टर पास के टॉप पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। SSP स्टोर के मुताबिक माल मवेशियों को लेकर आने वाले खाना बदोशों के जाँ बहक और जख्मी होने की इत्तलात हैं। जाँ बहक और जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इमदादी टीमें हादसे के मकाम पर रवाना कर दी गई हैं। 18वीं सदी में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान की ख्वाबगाह से मिलने वाली उनकी तलवार लंदन में 1 करोड़ 40 लाख पाउंड में फरोख्त हुई है। ये तलवार स्टील से बनी है, जिस पर सोने की कारीगरी की गई है। ये शानदार तलवार टीपू सुल्तान से मुंसलिक तमाम हथियारों में सबसे अजीम शान समझी जाती है। तलवार पर शमशेर मालिक के अलावा या नासिर, या फतह, या नसीर, या मोइन, या ज़हीरुल्लाह दर्ज है। तलवार की इब्तदाई बोली 15 से 20 लाख पाउंड के दरमियान थी, लेकिन इसकी नीलामी 14 मिलियन पाउंड में हुई। बरे सगीर की तारीख में शेर मैसूर टीपू सुल्तान एक अजीम लीडर के तौर पर हमेशा याद रहेंगे। इस बहादुर इंसान से वाबस्ता चीज़ों की मलकियत हासिल करने में लोग आज भी फख्र महसूस करते हैं। लोगों के दिलों पर राज करने वाली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और मारूफ अदाकारा रानी की आज 30वीं बरसी मनाई जा रही है। तफसीलात बताएंगी अज़का मकसूद। को अपने रक्त से अमर बना देने वाली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा रानी 8 दिसंबर 1946 को लाहौर में पैदा हुई। रानी का असल नाम नासरा था। हदायतकार अनवर कमाल पाशा ने नासरा को रानी के नाम से 1962 में अपनी फिल्म महबूब में मुतारिफ करवाया। 1964 तक रानी की अक्सर फिल्में नाकाम रहीं। 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म अंजुमन ने अदाकारा रानी को बामे उरूज तक पहुंचाया। रानी की जिंदगी की सबसे कामयाब फिल्म अमराव जाने अदा थी और फिर रानी की यके बाद दीगर सुपरहिट फिल्में आती चली गईं। जो बचा था वो लुटाने के लिए उर्दू के साथ साथ रानी ने पंजाबी फिल्मों में भी
کامیاب اداکاری کی، جن میں چند مکنا سب سے نمایاں تھی۔ رانی نے پاکستانی ڈراموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ خوش کیسے رہتا ہے آدمی؟ گڈی ہے آپ کے پاس؟ ہے تو صحیح، مگر وہ بھی اس عجائب گھر کا ایک حصہ ہے۔ رانی کو کینسر جیسا جان لیوا مرض لاحق تھا، جس کے باعث وہ 27 مئی 1993 کو 46 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ رانی کے منفرد کردار آج بھی رانی کے پرستاروں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ گلگت بلتستان کے علاقے گانچے کی تہذیب و ثقافت صدیوں پرانی اور دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتی ہے۔ دور جدید میں تیزی سے معدوم ہوتی علاقائی ثقافت سے نئی نسل کو روشناس کرانے کے لیے خپلوں میں ایک روزہ ثقافتی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیل گانچے سے ہمارے نمائندے محمد علی عالم کی اس رپورٹ میں جانیے۔ قدرتی حسن سے مالامال ضلع گانچے کے باسیوں کا رہن سہن، منفرد ملبوسات اور روایتی کھانے اپنی انفرادیت کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں۔ تاہم تیزی سے معدوم ہوتی ہوئی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے سٹی گرامر اسکول خپلو میں ایک روزہ ثقافتی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ہمارے آبا و اجداد کس طرز کی زندگی گزارتے تھے اور کیا کچھ وہ بطور خوراک کھاتے تھے اور ان کی لباس کیا تھی، اس حوالے سے جو ہے بچوں کو بتانا تھا۔ پرانے زمانے کا جو دور ہے ان کے بارے میں، جیسے کھانے پینے ہو گیا، ان کے لباس کے بارے میں انٹروڈیوس کرنا، یہاں پہ ہمارا یہی مقصد ہے۔ آج ہم نے یہی جانا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد پیور چیزیں کھاتے تھے۔ نمائش میں قدیم زمانے میں روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے لباس، گھریلو سامان، روایتی کھانے اور مختلف تہواروں میں بننے والے پکوان خاص طور پر تیار کر کے رکھے گئے تھے۔ حکومتی سطح پر علاقائی ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد علی عالم، پی ٹی وی نیوز، گانچے۔ بھارت میں ایک سرکاری افسر نے اپنا فون بازیاب کرنے کے لیے ڈیم میں سے سارا پانی نکال دیا، جس پر اب اسے معطلی کا سامنا ہے۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں راجیش وشواس نامی فوڈ انسپیکٹر نے سیلفی لینے کے دوران اپنا فون پانی میں گرا دیا تھا۔ پھر ان کے حکم پر 3 دن میں ڈیم میں سے لاکھوں لیٹرز پانی نکال دیا گیا تاکہ وہ فون تلاش کر سکے۔ جب فون نکالا گیا تو یہ پانی میں ایک طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ راجیش وشواس کا دعویٰ ہے کہ فون میں حساس حکومتی ڈیٹا تھا جسے بازیاب کرنا ضروری تھا، تاہم ان پر اپنے عہدے اور اختیار کو غلط انداز میں استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ راجیش وشواس نے ایک ویڈیو بیان میں بتایا کہ فون نکالنے کے لیے انہوں نے اپنے پیسوں سے ایک ڈیزل پمپ منگوایا تھا تاکہ ڈیم سے پانی خارج کیا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے زبانی اجازت لی تھی۔ ڈیزل پمپ چلا کر ڈیم میں سے قریب 2 کروڑ لیٹرز پانی نکالا گیا۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہے گا، جبکہ زیر خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت موئنجو 49، شہید بے نظیر آباد اور دادو میں 48، کردو اور نواب شاہ میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔